अध्याय 2 क्लास 10th में है। नाम इसका अम्ल एवं सारक एवं लवण। अम्ल, सारक एवं लवण, इनकी परिभाषाएं देखेंगे। अम्ल क्या होता है, सारक क्या होता है और लवण क्या चीज़ होती है, और इनके गुण देखेंगे, है ना। हम इसमें अध्याय में देखेंगे अम्ल क्या चीज़ होती है, सारक क्या चीज़ होती है, और इनके सूचक, इनको मालूम कैसे किया जाता है कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। इनके सूचकों के बारे में पढ़ेंगे और इनके जो सूचक हैं, और अम्लों की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। धातुओं के साथ ये कैसे अभिक्रियाएं करते हैं। सारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया देखेंगे, यानी धातुओं के साथ दोनों की अभिक्रिया देखेंगे। उदानीकरण की अभिक्रिया क्या होती है ये चीज़ पढ़ेंगे। ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, और सभी अम्लों का जो जलीय विलयन में अम्ल और सारक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अम्ल सारकों के तनुकृत करना, कैसे इनको तनुकृत किया जाता है, और कितने प्रकार विलयन कितने प्रबल हैं। इनका पीएच हम देखेंगे, इस पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, ये जो पीएच स्केल है। और कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच हम कैसे ज्ञात करेंगे वो हम देखेंगे। और दैनिक जीवन में पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और पीएच को हम किस एक स्केल के ऊपर समझेंगे पीएच को। और हमारे पाचन तंत्र में पीएच का किस प्रकार से महत्व है, और पीएच हमारे दांतों के लिए कितना आवश्यक है। पीएच से जो परिवर्तन और दांतों का से जो पीएच जो इसमें अहम भूमिका निभाता है वो हम देखेंगे। पशु एवं पौधों की आत्मरक्षा के लिए पीएच, और लवण परिवारों के लिए जो लवण परिवारों को हम देखेंगे। लवणों का पीएच हम कैसे ज्ञात करेंगे ये हम देखेंगे। और साधारण नमक से रासायनिक और एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ यानी कि जो साधारण नमक है उसके बारे में पढ़ेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। विरंजक चूर्ण, ऐसे कई जो अम्लीय और सारे पदार्थ हैं उनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, और कई पदार्थों के अम्ल यानी कि उनको कौन सा अम्ल, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है जो परीक्षा में आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ शुरुआत में आ जाते हैं अम्ल एवं सारक एवं लवण के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये जो चैप्टर है यदि पूरा नहीं हो पाता तो इसको 2 भागों में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अम्ल, सारक एवं लवण क्या चीज़ होती है। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, यानी कि अम्ल को यदि हम चखते हैं तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और इनका यदि परीक्षण करते हैं, यानी कि एक पत्र होता है, कागज़ होता है, उसको लिटमस पत्र कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो लिटमस पत्र होता है वो होता है नीला, और दूसरा लिटमस पत्र लाल होता है। तो अम्लों के लिए क्या होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यदि कोई नीला लिटमस पत्र होता है, ऐसा लिटमस पत्र होता है कागज़ का टुकड़ा, और यदि उसको किसी विलयन में डाला जाता है, उसके अंदर डुबोएंगे तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, ठीक है। अब सारक का गुण क्या होता है, तो सारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी जब इनको चखा जाएगा स्वाद सारक को, जैसे वो स्वाद में कड़वे होते हैं। देखो अम्ल का एक उदाहरण में सामान्य जीवन देते हैं कि जैसे इमली जो होती है वो अम्लीय होती है क्योंकि खट्टी होती है ना। और भी ऐसे बहुत सारे पदार्थ जो खट्टे होते हैं वो सब क्या है, अम्लीय हैं। अब जो सारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो स्वाद में थोड़ा अलग ही लगता है, खट्टा नहीं लगता, तो वो क्षारीय पदार्थ है ना। और इनका परीक्षण करने के लिए जो यदि लिटमस पत्र को इनमें डाला जाएगा तो ये लाल लिटमस को क्या कर देंगे, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब ये लिटमस पत्र क्या होता है भाई, लिटमस पत्र एक कागज़ का बना हुआ होता है जिसको यदि अम्लीय और क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो इनके परीक्षण में काम आता है। अब लिटमस पत्र के आधार पर अम्ल क्षारों का परीक्षण करने के लिए एक ट्रिक्स याद रखेंगे कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्रों क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और सारक लाल, इसका विपरीत करते हैं सारक, तो लाल लिटमस पत्रों के क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इसकी ट्रिक याद करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में दी गई है। याद रखें कि अनिल से याद रखना है। अब देखो पूरा इसको अनिल 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस नी और प्लस ल। अ का मतलब अम्ल और नी का मतलब नीला लिटमस पत्रों को क्या कर देते हैं, ल का मतलब लाल कर देते हैं। तो अ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला, और ल का मतलब लाल, नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इससे अम्ल का लिटमस टेस्ट कभी गलत नहीं होगा, और सार का इसका उल्टा कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने जान लिया कि अम्ल का किस प्रकार से लिटमस पत्र या लिटमस परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। अब हम देखेंगे अम्ल सारक सूचक क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि सूचक क्या होते हैं। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, यदि हिंदी में इसका अर्थ समझे तो। इसी प्रकार अम्ल सारक में सूचकों का क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो पहली डेफिनेशन है कि वे पदार्थ हैं जो बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या सारक है, यानी अम्ल है या सारक पदार्थ की जो उपस्थिति बताएंगे, यानी वे पदार्थ जो बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारीय है। ये अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं, यानी कि
अपने या तो रंग में बदलाव करके या गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं कि वह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है ना। जब इन सूचकों में अम्ल और क्षारक का परीक्षण किया जाता है तो किसी पदार्थ को इन सूचकों को उनमें डाला जाता है तो ये तो अपने रंग में उनमें रंग में परिवर्तन कर देते हैं या उनकी गंध में परिवर्तन कर देते हैं और सूचना देते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय। यानी अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए कुछ पदार्थ, जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाएगा वह क्या कहलाएंगे, सूचक कहलाएंगे। तो वे पदार्थ जो बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक, वे अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं, इनको अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं। अब सूचकों के प्रकार होते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं तो सबसे पहले देखेंगे सूचकों के प्रकार। सबसे पहले हम प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सूचक देखेंगे। इसमें क्या होता है कि लिटमस होता है। एक लिटमस का मतलब एक पत्र होता है, कागज़ का एक टुकड़ा होता है जिसको हम लिटमस पत्र बोलते हैं। अब ये लिटमस पत्र क्या करता है, अम्ल में लाल, यानी कि जो हमने देखा था कि अम्ल का किस प्रकार से परीक्षण करते हैं, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो अम्ल में ये लाल कलर का हो जाता है और क्षार में नीले कलर का हो जाता है, यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है ये, है ना। इस प्रकार से लिटमस का परीक्षण किया जाता है। दूसरा परीक्षण, अम्ल क्षार का परीक्षण करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है, यानी अम्ल में कोई बदलाव नहीं होता है ना। पीला का पीला ही रहता है यदि इसमें अम्ल मिला देंगे, लेकिन यदि सारे पदार्थ मिला देंगे तो इसे भूरा लाल रंग छोड़ देता है, यानी भूरे लाल रंग का हो जाता है। इसका मतलब होता है वो पदार्थ क्षारीय था, है ना। और ये आराम से हम देख सकते हैं हमारे आम जीवन में कि कपड़े पर लगे जो हल्दी का दाग या साबुन को क्षारीय लगाने से दाग भूरा लाल हो जाता है। उसमें साबुन लगाते हैं भूरा लाल कलर का हो जाता है, यदि वो हल्दी का, ये रोज़ का उदाहरण है। और हम इसको याद रखना है कि हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। इसी प्रकार से पत्ता गोभी अम्ल में, यानी कि नीले लिटमस पत्रों के लाल मतलब नीला को लाल कर देता है, तो ये क्या कर देता है, अम्ल में लाल रंग प्रदान करता है अम्ल के लिए, और क्षार में ये हरा रंग प्रदान करता है। पत्ता गोभी एक लिटमस सूचकों का ही एक प्रकार है, इसको भी प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एक है मेथिल ऑरेंज, ये भी प्राकृतिक सूचक है, इसका भी अम्ल क्षार के परीक्षण में इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अब इधर आ जाता है प्राकृतिक सूचक है कौन सा है, एक बताना है, उसमें से हल्दी लिख दो या लाल पत्ता गोभी या फिर मेथिल ऑरेंज, इन तीनों में से कोई सी, या लिटमस, तीनों चारों में से कोई भी एक का नाम हमें लिखना है, ये प्राकृतिक सूचक है। इसके बाद में ये चार हो गए। इसके बाद में आता है गंधीय सूचक। अब ये गंधीय सूचक क्या होते हैं, पहले हमने बताया था कि सूचक का जो हमने अर्थ देखा था, तो ये रंग में परिवर्तन करते हैं या फिर इसकी गंध में परिवर्तन करके अम्ल या क्षारका में पता देते हैं, तो ये क्या होते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। तो ये तो रंग में बदलाव करके अम्ल क्षार का परीक्षण करने के काम आते हैं। अब यदि गंध में परिवर्तन करते हैं तो उनको गंधीय सूचक बोला जाता है। इनकी परिभाषा हम देखेंगे। कुछ पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, यानी कि कुछ पदार्थों की गंध क्या होती है, यदि अम्लीय पदार्थ में डालेंगे तो भी बदल जाएगी और क्षारीय पदार्थों में भी बदल जाएगी। तो वह गंध देकर पता लगाने में काम आते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय में। यानी कुछ पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम या क्षारीय पदार्थों में डालने पर बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्याज का जो रस होता है वो अम्ल के साथ कोई गंध में इसका परिवर्तन नहीं होता, तीक्ष्ण गंध ही रहती है उसका कोई, और यदि क्षारक में यदि इसको डाला जाएगा तो कोई गंध नहीं रहती, है ना। अब यहाँ पर यदि वेनिला एसेंस को अम्ल के साथ संयोग किया जाता है तो गंध समान रहती है और क्षार के साथ कोई गंध नहीं रहती, ठीक है। यानी पहले जैसी थी वो गंध अम्ल में तो रहती है लेकिन क्षार में कोई गंध नहीं रहती, यानी गंध हट जाती है। ऐसे ही अम्ल में, यहाँ पर अम्ल में क्या था, गंध तो रहती है, गंध में परिवर्तन होता है। जैसे प्याज की जो गंध आएगी वो अम्ल के साथ वैसे कैसे आएगी, लेकिन सारे पदार्थों में यदि प्याज को मिला देंगे तो कोई भी गंध नहीं देगा। इसके बाद में हम लौंग के तेल से हम क्या करते हैं, अम्ल क्षार का परीक्षण कर सकते हैं। जैसे अम्ल है तो अम्ल क्या करता है, ये गंध समान रहती है अम्ल में और क्षार में इसकी गंध समाप्त हो जाती है। तीनों परीक्षण हम देखते हैं कि ये जैसे प्याज का रस, वेनिला एसेंस और लौंग, इन तीनों में गंध बदल जाती है, यानी कि क्षार में गंध नहीं रहती। तो यहाँ पर हम इसमें ट्रिक्स के ध्यान रखेंगे कि सिंपल ट्रिक्स है, क्षारक है इन सूचकों की गंध को बेअसर कर देता है। यानी कि क्षारक क्या होता है, सूचकों की गंध को बेअसर करता है, बल्कि अम्ल क्षारकों की अम्ल क्या करता है, उनकी गंध को परिवर्तित नहीं करता, वैसी की वैसी गंध रहती है, ठीक है। इसके बाद में अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया देखेंगे। अम्ल का यानी कि जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो धातु के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से उनके साथ अभिक्रिया करते हैं, ये यहाँ पर हम देखेंगे। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, इसमें
अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यदि अम्ल और धातुओं की अभिक्रिया कराई जाती है तो वो एक तो लवण बनाते हैं और एक हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर प्रयोग में आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पर ये देखिए, इसमें एक स्टैंड है और एक स्टैंड पर एक प्रखनली को लगा दिया गया है। प्रखनली में दानेदार जिंक भर दिया गया है और तनु H2SO4 भर दिया गया है। ये जो दानेदार है गोल गोल से दाने, ये तो तनु जिंक है और जो इसमें जो लिक्विड है वो H2SO4 है। इस नली को ऊपर से कॉर्क से बंद कर दिया गया है और बंद करने के बाद में एक और नली, परख नली के ऊपर एक और नली डाल दी गई है और इस नली को एक टब के अंदर छोड़ दिया गया है और टब में साबुन का विलयन डाला गया है और इसको उसमें रख दिया गया है। ठीक है, अब अभिक्रिया किस प्रकार से होगी इसमें देखेंगे। अम्ल और धातु को दोनों को मिला रहा है। अम्ल प्लस धातु, अम्ल और धातु यदि मिलते हैं तो लवण देते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस का कैसे पता करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल के लिए। अम्ल हम लेंगे HCl अम्ल होता है, तो यहाँ पर HCl हमने लिया है और धातु जिंक ली है। इन दोनों का संयोग कराएंगे तो विस्थापन अभिक्रिया से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, अलग हो जाएगी और क्लोराइड के साथ में जिंक आ जाएगा तो ZnCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होगी। अब जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है, इसी प्रकार H2SO4, ये देखो ये H2SO4 है और इसमें दानेदार जिंक है तो Zn है। अब यहाँ पर H2 गैस तो मुक्त हो जाएगी, जो यहाँ पर SO4 के साथ में जिंक आ जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा और ये H2 गैस मुक्त होगी। तो इसमें हम याद रखेंगे कि H2 गैस की जांच पॉप साउंड स्टेट से होती है, यानी पॉप साउंड से इसका परीक्षण होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉप साउंड। तो पॉप साउंड याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए पॉप साउंड बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जैसे ही हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि अम्ल में हम धातु डालते हैं जिंक, तो तनु H2SO4 अम्ल है, इसमें जिंक दानेदार जिंक डालेंगे और कॉर्क से इस नली को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर से इसमें H2 गैस, यानी कि H2 गैस इसमें से आती हुई यहाँ पर आएगी और जैसे ही H2 गैस बाहर की ओर निकलेगी तो हम मोमबत्ती को जलाकर यहाँ इसके पास लाएंगे, जिससे वो जो H2 गैस है वो H2 गैस के बुलबुले निकलेंगे, वो फट फट ध्वनि के साथ जलने लगेंगे, यानी फट फट की ध्वनि आएगी। इसका मतलब H2 गैस वहाँ से निष्कासित होती है। इसी प्रकार से सारक की धातु के साथ अभिक्रिया पड़ेंगी। कुछ सारक भी सक्रिय धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, जैसे अम्ल हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं वैसे ही सारक भी हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं। कुछ ही धातुओं के साथ सारक, धातुओं के साथ कुछ ही धातुओं के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं, है ना, लेकिन सभी धातुओं के साथ ये हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। जैसे कि 2 NaOH प्लस जिंक, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक को हमने मिलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर NaZnO2 प्लस H2 गैस मुक्त हो रही है, तो इसको सोडियम जिंकेट कहते हैं। अब सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 का सूत्र परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसे रट लेना चाहिए। ये है जिंकेट होगा, सोडियम जिंकेट है ये, है ना, Na2ZnO2, ये जिंकेट का सूत्र है, यानी कि सारकी धातु के साथ अभिक्रिया का सूत्र है। इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब अम्ल की धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया को हम देखेंगे। अम्ल धातु कार्बोनेट से किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, तो ये पहले इसकी परिभाषा के बारे में समझेंगे। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया कर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल बनाते हैं। तो ये क्या क्या बनाएंगे, यानी कि धातु कार्बोनेट है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल से क्रिया कर लवण बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ये 3 चीज़ें बनाते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इसको समीकरण से दर्शाया रखा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से संयोग करके लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाते हैं। ठीक है, दोनों ही अभिक्रिया एक जैसी है ना। अब यहाँ पर दूसरी में धातु कार्बोनेट, ये है अम्ल, इसमें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है।
इसमें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसमें धातु कार्बोनेट है। तो धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें इनका एक एक उदाहरण ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अम्ल तो ले लिया HCl, और जो धातु कार्बोनेट है तो यहाँ पर Na2CO3 और यहाँ पर NaCl लवण बन गया और H2O जल मुक्त हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गई। इसी प्रकार से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया NaHCO3, इसमें HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया तो NaCl तो लवण बन गया और H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब CO2 गैस की जांच कैसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो इसकी जांच कैसे करेंगे। तो इसकी जांच करने के लिए CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है, यानी CaOH2 में प्रवाहित करने पर वह कैसा रंग प्रदान करेगा, जो चूने का जो पानी है पहले जो दूधिया नहीं था वह कैसा हो जाता है, दूधिया। यानी कि जो CO2 गैस प्रवाहित यदि उसमें कर दी जाए तो इस अभिक्रिया से बनने वाली जो गैस को, जैसे हमने ऊपर वाली अभिक्रिया में देखा था, इस प्रकार से गैस को इस विलयन में प्रवाहित करके यहाँ पर गैस जो निकल रही है उसका जो कौन सी विधि थी, पॉप साउंड स्टेट विधि से हमने पता किया था। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है उसी को भी इसी प्रकार से वहाँ पर चूने के पानी में उसको प्रवाहित किया जाता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें प्रवाहित करने पर CaCO3 प्लस H2 यानी कि जल प्रदान करेगा और ये श्वेत अवक्षेप देगा। श्वेत अवक्षेप CaCO3 का ये है श्वेत अवक्षेप। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया, अब इसमें बाद में आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम समझेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यानी कि यदि अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करेंगे तो पहले अम्लों की अभिक्रिया धातुओं के साथ देख ली, क्षारों की अभिक्रिया धातुओं के साथ, लेकिन अम्ल और धातु आपस में यदि अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक आपस में यदि अभिक्रिया करते हैं, अम्ल क्षारक आपस में यदि अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, अर्थात ये उदासीन हो जाते हैं। यानी कि एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस अभिक्रिया को लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो ये लवण और जल बनाते हैं। कब लवण और जल बनाते हैं, तो जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं और उदासीन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दो अम्ल एक अम्ल और एक क्षारक की अभिक्रिया देख सकते हैं। HCl अम्ल है और NaOH क्षार है, दोनों की हमने अभिक्रिया कराई। तो यहाँ पर से H और यहाँ से देखो Na और यहाँ से Cl, तो ये तो हो गया NaCl लवण बन गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के दो अणु और ये ऑक्सीजन का एक अणु, यहाँ पर H2O जल बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से NaOH में फेनोल्फथेनिलीन डालने पर विलयन गुलाबी हो जाता है और HCl मिलाने पर यह वापस रंगहीन हो जाता है। अब है ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, फिर हम ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अम्ल क्षारक एवं लवण की जो हमने इनका सामान्य गुण था वो देखा है ना। ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में थोड़े से कड़वे होते हैं। अम्ल क्षारक सूचक क्या होते हैं ये हम देखें कितने प्रकार के होते हैं। यानी एक तो इसमें क्या करते हैं, रंग के आधार पर और एक गंध के आधार पर सूचक होते हैं। और फिर अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया देखी हमने, फिर क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, और अम्ल की धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया देखी है। फिर इसके बाद में उदासीनीकरण की अभिक्रिया हमने समझी है। अब ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया को हम बाद में समझेंगे।